नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आज थोड़ा हुँ, हम लोग थोड़ी एनडीए की इसलिए बात कर लें कि एनडीए की भी काफी समस्याएं हैं। हर बार हम लोग उलझे रहते हैं कि विपक्ष हुँ, एक नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार जी भागे जा रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, इत्यादि इत्यादि। एनडीए की जो एक बड़ी अभी चीज देखी, हुँ, सारे मुख्यमंत्री को तो काबू में कर लिया गया, लेकिन वो राज्य जो 80 एमपी देता है, उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री भाजपा के उस शीर्ष नेतृत्व के में काबू में हुँ, आते हुए नहीं दिखाई दे रहा। वो जी, ठीक है, वो उसको खुलेआम कुछ उनके अगेंस्ट भी नहीं कह रहे। और उसके एक ताजा उदाहरण है ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का भाग भाग के दिल्ली जाना, अमित शाह हुँ, के साथ मीटिंग करना, हुँ, क्योंकि यहाँ पे ये अपना पैर मजबूती से कर दिए हैं कि उनको कैबिनेट में नहीं आने देंगे। इसी से शुरुआत करें, और एक दो मैं आपसे इसलिए कर लूं कि एक साथ आप कर दीजिएगा। महाराष्ट्र में जी, सीट बंटवारा की दिक्कत होगी। अब शिंदे गुट को कितना देंगे, अजीत पवार को क्या देंगे, सब जगह क्या करेंगे। और एक अंतिम बात और कह लूं, बिहार के बारे में इधर मैंने काफी कुछ लोगों से बातचीत की, वो किया, एक एक बात और बन रही है। नीतीश हुँ, कुमार इसलिए भी टारगेटेड है कि पिछली बार 39 40 में 39 सीट एनडीए लाया था। इस बार अगर जिस तरह से गठबंधन काम कर रहा है और अगर वो ठीक से काम कर गया, तो बिहार में जस्ट उल्टा भी हो सकता है। 40 में एक ही सीट एनडीए को शायद मिले और 39 सीट इंडिया अलायंस को मिल जाए। जी, एनडीए जी। की जरा समस्याओं से शुरू करते हैं, प्रोफेसर। देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, गठबंधन के तौर पर मीडिया का ध्यान और हमारे आपके ऐसे राजनीतिक समीक्षकों का ध्यान भी इंडिया गठबंधन पर ज़्यादा टिका रहता है, कि भाई उसमें क्या प्रगति हो रही है, वो क्यों सुस्त पड़ा हुआ है, वो सीटों का तालमेल कब करेगा, वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कब बनाएगा, उसका संयोजक कौन होगा, उसका सभापति कौन बनेगा, इसी के ऊपर चर्चा होती रहती है। और हम लोगों ने एक तरह से एनडीए, सत्तारूढ़ गठजोड़ जो है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़, उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। जबकि सत्तारूढ़ राजनीतिक गठजोड़ की समस्याएं भी विचार करने योग्य हैं। इसलिए ये ठीक बात है कि आपने इस प्रश्न को पब्लिक इंडिया के मंच पे उठाया। अब मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जो एनडीए है उसका किरदार अलग तरह का किरदार है। ये एक ऐसा मोर्चा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसको शिवसेना, अकाली दल और नीतीश कुमार की मदद से बनाया था, उस समय भी इस गठजोड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर कोई संदेह नहीं था। ये गठजोड़ बना ही इसलिए था कि इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियां आएंगी और भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को की मदद करेंगी और भारतीय जनता पार्टी इनसे मिलकर इनकी राजनीति को अ, आगे बढ़ाएगी। तो इन क्षेत्रीय पार्टियों ने एक तरह से भाजपा के मुकाबले अपनी मातहत स्थिति को स्वीकार कर लिया था। जो भाजपा का नेता होता था वही एनडीए का नेता होता था। पहले अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, फिर 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी उनके चेहरे बने, उसको एनडीए ने अपना चेहरा मान लिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी उसका चेहरा बने और एनडीए ने उनको अपना चेहरा मान लिया। आज भी वह उसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका नेतृत्व कौन होगा। लेकिन पुराना एनडीए समाप्त हो चुका है, हम लोग जानते हैं। बड़ी-बड़ी जो राजनीतिक शक्तियां थी, अकाली दल आज उसके साथ नहीं है। शिवसेना का जो मूल मूल हिस्सा है, वो भी उसके साथ नहीं है। हालांकि शिवसेना को तोड़ दिया है भाजपा ने। और नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है, वो भी उसके साथ नहीं है। बहुत छोटी-छोटी पार्टियां एनडीए में रह गई हैं और भाजपा की हैसियत उनके मुकाबले बहुत है। इन नेताओं की ये औकात नहीं है कि मोदी से कोई सवाल पूछ सकें या अमित शाह से कोई सवाल पूछ सकें। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाजपा के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके उस तरीके से लोग आचरण करते हैं। इसके बावजूद भी स्थिति ये है कि ओम प्रकाश राजभर, जैसा कि आपने सूचना भी दी, और दारा सिंह चौहान एनडीए के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और वो दबाव ये है कि अगर वायदे के मुताबिक उन्हें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, अगर केंद्र ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर दबाव डलवाकर उन्हें शपथ नहीं दिलवाई, तो हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उस तरह से मदद ना करें, जिस तरीके से करने का उन्होंने वायदा किया था, जिस मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अंदर बुलाया था। ध्यान कीजिए, जब एनडीए की बहुत मुद्दतों बाद दिल्ली में बैठक आयोजित की गई थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के कारण भाजपा में और नरेंद्र मोदी में बड़ी बेचैनियां पैदा हुई थी, तो उन्होंने भी दिखाया था कि हमारे पास भी एक मोर्चा है। तो जो सुप्त पड़े हुए, डोरमेंट पड़े हुए मोर्चे को फिर से जगाया गया।
यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने खुद फोन उठाया और ओम प्रकाश राजभर को फोन किया कि आप आइए दिल्ली में मीटिंग में भाग लीजिए। एक बहुत बड़ी बात थी। ओम प्रकाश राजभर का तो सीने की धड़कन बढ़ गई होगी जब नरेंद्र मोदी का फोन उनके पास गया होगा। और मुझे तो ये जानकारी भी है कि नरेंद्र मोदी ने जयंत चौधरी को भी बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन जयंत चौधरी चाहते थे कि पहले आप तय कर लीजिए कि भाई किसको कितनी सीटें मिलेंगी। उसके लिए भाजपा तैयार नहीं थी, इसलिए जयंत चौधरी वहां नहीं गए। बाद में वो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने लगा कि भाजपा के साथ उनकी बात बनेगी नहीं। भाजपा दरअसल ये चाहती थी कि जयंत चौधरी विलय कर जाए, वो एनडीए में शामिल ना हो बल्कि विलय कर जाए। और विलय करने के लिए तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो अपने संगठन को बनाए रखना चाहते थे ताकि वो जिस मोर्चे में रहे वहां पर अपनी हैसियत के लिए सौदेबाजी कर सकें। बहरहाल ये जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है उसी से मिलती जुलती स्थिति बहुत जल्दी ही महाराष्ट्र में उससे भी अधिक विकराल रूप में सामने आने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र में शिंदे की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, महाराष्ट्र में अजीत पवार की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और ये लोग कोई छोटे मोटे नेता नहीं है वहां के। ये लोग ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद और नारायण चौहान जैसे नेता नहीं है। ये लोग, भाई उनको तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है आपको। अजित पवार को आपको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है, और जो आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार था उसको आप उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। और अजित पवार की अपनी राजनीति है, जैसे उसने हाजी मलन की दरगाह के बारे में शिंदे की अपनी राजनीति है। उन्होंने अभी हाजी मलन की दरगाह के बारे में कह दिया कि हम तो उसको, वो तो मंदिर है दरअसल। जिस तरह मथुरा और काशी का मसला उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, वैसा ही मसला शिंदे महाराष्ट्र में हाजी मलन की दरगाह के लिए चलाना चाहते हैं, उसी प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं उस तरफ ध्यान दे रही है। भाजपा दूसरे तरीके से मसले को डील करना चाहती है और वो दूसरे तरीके से मसले को डील करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के गठजोड़ की चर्चा उन लोगों के बीच में होगी, जितनी मुश्किलें इंडिया गठबंधन को हो रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं, उससे ज्यादा मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में झेलनी पड़ेंगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी सीटों के तालमेल में मुश्किलें आएंगी। ये मानना गलत होगा कि जितेंद्र राम मांझी और मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा और ये पासवान जी का कुनबा, पासवान जी के कई कुनबा, जैसे जैसे अमित शाह और मोदी आदेश देंगे उनके आदेशों का पालन करते जाएंगे। चुनाव में सीटों के तालमेल पे ही सब कुछ नहीं चलता है, क्योंकि यही तो मौका है जब उन्हें सौदेबाजी करनी है, इसके बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये सारी दिक्कतें एनडीए के ही सामने आने वाली हैं। अब एनडीए इन दिक्कतों से कैसे निपटता है, इनमें क्या होगा, क्योंकि ये लोग इस तरह के नेता हैं कि अगर एनडीए से उनका मामला नहीं निपटा तो वो नीतीश कुमार की तरफ भी जा सकते हैं। उनके लिए पाला इधर से इधर जाना, उधर जाना सब बराबर है। तो एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की समस्याओं के ऊपर भी हम लोगों को लगातार ध्यान देना चाहिए। दूसरे, ये जो एनडीए है, एनडीए ने कुछ लोगों के साथ तो खुला समझौता किया, उन्हें अपने गठजोड़ का हिस्सा बना लिया है, और कुछ राजनीतिक शक्तियों के साथ इनका समझौता गुप्त है। जैसे कि चंद्रशेखर राव के साथ इनका समझौता गुप्त है, जैसे कि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के साथ इनका समझौता गुप्त है, जैसे कि नवीन पटनायक के साथ इनका समझौता गुप्त है। जो समझौते को गुप्त रखने के लिए बार बार भाजपा आला कमान की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते रहते हैं, हम बीजू जनता दल से कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारा उनसे कोई पैक्ट नहीं होगा, हम खुल के उनके मुकाबले चुनाव लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, अगर आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? क्या आपको उत्तर प्रदेश में कहने की जरूरत पड़ती है कि हम समाजवादी पार्टी से कोई पैक्ट नहीं करेंगे और खुल के उनके मुकाबले चुनाव लड़ेंगे? जरूरत तो इसलिए पड़ रही है कि आपने पैक्ट कर रखा है, दोनों तरफ बातचीत चल रही है। अगर बातचीत टूट गई तो फिर आप जमकर चुनाव लड़ेंगे, और बातचीत नहीं टूटी तो फिर उस तरह का समझौता होगा जो किसी जमाने में द्रमुक पार्टियां कांग्रेस में तमिलनाडु से करती थी, तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ करती थी कि भाई लोकसभा हमें जीतने दो, लोकसभा में हमें बड़ा हिस्सा दे दो, विधानसभा में तुम बड़ा हिस्सा ले लेना। और बीजू पटनायक की क्षेत्रीय शक्तियां बहुत चतुर होती हैं, भाजपा भी चतुर है, कांग्रेस भी चतुर है, क्षेत्रीय शक्तियां भी कम चतुर नहीं होती हैं। वो जानती हैं कि जब केंद्र की सत्ता में उनकी टांग एक फंसी रहेगी तभी राज्य में उनकी सरकार ठीक से चलने दी जाएगी। इसलिए वो अपने एमपी भी चाहती हैं, वो अपने विधायकों की दम पे राज्यसभा में भी अपने लोग भेजेंगी और लोकसभा में भी अपने प्रभाव के दम पे
अपनी केंद्र की सत्ता में भी हस्तक्षेप करेंगी। तो ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ है वो एक दुतरफा खेल खेल रहा है। अच्छा, ये दुतरफा खेल को वो भी समझ रही क्षेत्रीय शक्तियां। अब आप सोचिए कि तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला वो कांग्रेस में चली जाती हैं। कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है और हम सब लोग जानते हैं कि रेड्डी परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार है। हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश की राजनीति में रेड्डियों की पार्टी थी और अभी तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, सारे रेड्डियों का काम है। रेड्डियों ने इस पूरे इलेक्शन को फाइनेंस किया है। अभी राहुल गांधी ये विदेश गए थे तो जिस तरह नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए गुजराती डायस्पोरा उमड़ता है, उसी तरीके से राहुल गांधी के स्वागत के लिए तेलुगु डायस्पोरा उमड़ा था। वो दरअसल तेलुगु डायस्पोरा कहने के बजाय उसको रेड्डी डायस्पोरा भी आप कह सकते हैं। तो ये जो पूरी राजनीति है, ये बहुत एनडीए की राजनीति काफी पेचीदा राजनीति है और इस पेचीदा राजनीति में उसका खुला हुआ पक्ष जितना जैसा है उतना ही उसका छुपा हुआ पक्ष भी है और उसका लगातार उद्घाटन करते रहना, उसको खोल के सामने रखते रहना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं एक जगह का नाम और ले लूं जो एक इस तरह का बयान आया, और वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी का बयान आ गया अभी 2 दिन पहले कि भाई राज तिलक होते होते वनवास दे दिया गया। कुछ जानकारों का कहना है कि ये भी बहुत अच्छा बयान नहीं है, खतरे की घंटी है। वो अपना दुखी नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें चेतावनी का भी एक अंडरटोन है। तो वहां पे भी बहुत आसान नहीं रहेगा क्योंकि शिवराज सिंह के पास देखिए, जमीन जो अभी तो जिस तरह शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं, अभी तो वसुंधरा राजे का कोई वक्तव्य नहीं आया है। वो तो ज्यादा आक्रामक बात बोलेंगी। वसुंधरा राजे तो शिवराज सिंह फिर भी पहले कह चुके हैं कि मेरा योगदान तो हिंदू राष्ट्र बनाने में गिलहरी ऐसा है। तो अब इनको बुलाया था, जगत प्रकाश नड्डा ने इन दोनों से बातचीत की थी, इन दोनों को कुछ मिला नहीं, वहां से खाली हाथ वो लौट आए। लगता है उनसे कह दिया गया है कि आप शांत रहें, तो ये शांत रहने वालों में से है नहीं। तो ये समस्याएं भारतीय जनता पार्टी को लगातार तंग करती रहेंगी। किस रूप में इन समस्याओं का प्रस्फुटन होता है और किस रूप में ये क्या शेप लेती हैं, क्या आकार लेती हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है चुनाव पर, ये देखने वाली बात होगी। अभी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मैंने जिक्र किया था, वो तो बहुत मुझे रहस्यपूर्ण बात लग रही है। जी। मैं नहीं समझता हूं कि बिना जगन मोहन रेड्डी से बातचीत किए हुए शर्मिला ने ये कदम उठाया होगा। दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, माँ, बहन और भाई, ये तीनों मिलकर सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे जब पिता की दुर्घटना में देहांत हो गया था और जब जगन मोहन ये दावा कर रहे थे कि उनको तुरंत मुख्यमंत्री बनाया जाए और सोनिया गांधी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था। फिर उन्हें राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में जेल में भी डाला गया जगन मोहन रेड्डी को। लेकिन उस वक्त जो रेड्डी गोलबंदी की गई बहुत बड़े पैमाने पर आंध्र वो प्रदेश शर्मिला में, देखिए, उसमें शर्मिला का अहम रोल, शर्मिला भी शामिल थी। मतलब जी, शर्मिला भी शामिल थी, उसमें उनकी माँ भी शामिल थी और जगन मोहन तो थे ही, उनके नेतृत्व में तो हो ही रही थी। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये भाई बहन ने कोई आपस में तकरार हुई है इसकी वजह से वो वहां पे चली गई और यहाँ चली गई। और देखिए, कांग्रेस ने फिर उनको, क्योंकि वहां तो रेवंत रेड्डी कायम है, उनका प्रभुत्व है, उनको आंध्र प्रदेश में अपना इंचार्ज बना दिया है। और प्रोफेसर साहब एक बात और है, मतलब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, आप जब कह रहे हैं, आप किसी से कहिए नैरेटिव यह है कि भाई बहन में बहुत झगड़ा है, क्योंकि लेकिन अगर झगड़ा होता तो शर्मिला जो है वो चैलेंज करती आंध्र प्रदेश में अपने भाई को, उन्होंने अपनी पार्टी बना के तेलंगाना चली गई। हाँ, तो ये तेलंगाना चली गई और कांग्रेस में शामिल हो गई। हाँ, नहीं तो ये नहीं, और पिछले 3 वर्ष से वो तेलंगाना में काम कर रही थी। और फिर तो ये अगर झगड़ा होता, भाई मेरा आपका झगड़ा होगा तो मैं आप क्या आगे वो करूं, वो तो ये सेटलमेंट है परिवार का, और सेटलमेंट है और ठीक है। खैर, मैं एक चीज और प्रोफेसर साहब, एक नया हुआ अभी राम मंदिरमय हो गया, जो खास करके लखनऊ, तो अगर आप देखिए सब राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, अक्षत पहुंचने लगा। मेरे ऑफिस में जो बच्चे काम करते हैं उनके घर में अक्षत, अच्छा वो गेरुआ वस्त्र पहन के कुछ लोग जा रहे हैं, भगवा पहन के। अब इतने बड़े स्तर पे एकदम से साधु कहां से आ गए? तो ऐसा मेरा अनुमान यह है कि कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने जो ठेका उठाया है कि भाई वो तो लिस्ट लेके अक्षत बांट रहे हैं, उन्होंने पहना दिया होगा अपने बच्चों को। भाई वो साधु को कहां से उठा के लाएंगे इवेंट मैनेजमेंट वाले? तो वो भी एक संभव है, क्योंकि सुंदर लड़के हैं जो अक्षत ले जाके देते हैं, प्रणाम करते हैं और वो करते हैं, तो वो शायद वहां का है।
तो एक तरफ तो राम मंदिर में सब हो रहा है, उसमें कुछ कुछ जगत गुरु शंकराचार्य कह दे रहे हैं कि भाई क्या मैं ताली बजाने आऊंगा, कुछ कुछ लोग अलग अलग हो रहा है। जी और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पे राम लला का ये मंदिर का प्रभाव नहीं पहुंच रहा है, वहां ईडी अब एकदम से बहुत तेज हो गई है। झारखंड में नहीं पहुंचा तो झारखंड में अब वो हो रहा है, फिर उधर वो अशोक गहलोत के लड़के को, फिर अरविंद केजरीवाल को, फिर वहां बंगाल में, बंगाल का भी एक अजीब सी स्थिति है, वहां पे पहुंच रहे हैं तो उनको पीट दिया गया है। मैं ओवरऑल ये जो देखिए, ईडी, बंगाल में जो हुआ है, मैं तो उसको एक तरह का संकेत के रूप में देखता हूँ, भविष्य के संकेत के रूप में। आपको ध्यान होगा कि जब सीबीआई बहुत ज्यादा छापेमारी कर रही थी इधर उधर, तो ममता बनर्जी ने उनको अपने प्रदेश में घुसने पर रोक लगा दी थी। जी जी अशोक गहलोत ने भी उनकी ऊपर रोक लगा दी थी अपने प्रदेश में घुसने में। और इसी तरह से अन्य जो क्षेत्रीय शक्तियां थी और विपक्षी सरकारें थी, वो भी इसी मुद्रा में आ चुकी थी कि सीबीआई अगर ज्यादा गड़बड़ करेगी तो हम हमारे प्रदेश में उसका स्वागत नहीं है। लोकसभा चुनाव तक तो नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरह से राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बनेगा, जब सब चीजें सेटल हो जाएंगी राजनीतिक शक्तियों की, तो उसके बाद में ईडी पर रोकथाम करने के लिए जो विपक्ष की सरकारें हैं वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगी, और ये उसका एक संकेत है। जी और इससे वो संकेत लेके मतलब ऐसी परिस्थिति बना सकती है, इससे ईडी को गैर भाजपा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको छोड़ के जो पूर्ण अधिकारों वाले प्रदेश हैं उनमें, और अगर विपक्ष की सरकार है तो वहां पर सक्रिय होने में बड़ी दिक्कत होगी ईडी को। जी खतरा उनके लिए पैदा हो जाएगा, उनको विशेष किस्म का प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब ने एक बात और कही जा रही है कि ईडी का ये कोई मुकदमा तो होता नहीं है, ईडी समन भेज देती है। अच्छा, ईडी ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, तो हेमंत सोरेन को 7 सम्मन, केजरीवाल साहब को 4 सम्मन, हम नहीं जाएंगे। तो इसका कोई लीगल वो नहीं, अब आप या तो पूरी एफआईआर करिए, वो करिए, चार्जशीट दाखिल करिए। तो मैं इसको ये देख रहा हूं कि हालांकि इसका एक पक्ष ये भी कहता है कि भाई केजरीवाल साहब और हेमंत सोरेन साहब को चले जाना चाहिए जब बुलाया जा रहा है, एक पक्ष कहता है क्यों जाना चाहिए, अगर बार बार बुला रहे हैं तो देखें क्या करना है, जो आके गिरफ्तार करो फिर मुझे। इस पे भी भाई एक जरा देखिए, ईडी एक संस्था है, एक सरकारी संस्था है ईडी। वो कुछ नियमों कानूनों के मुताबिक चलती है। सम्मन भेजने का उसको अधिकार है। ऐसे पीएमएलए के तहत, पीएमएलए की एक दफा है जिसके तहत वो सम्मन भेजती है, और जिसको सम्मन गया है वो सम्मन को मानने से इनकार कर सकता है। उसके मानने से इनकार, अगर वो बिना कोई भरोसे लायक कारण बताए बिना सम्मन मानने से इनकार करता है, सम्मन का पालन नहीं करता है, तो ईडी उसके ऊपर, जहां तक मेरी जानकारी है, 500 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। और उसके अंदर 1 महीने, अगर वो मुकदमा चलाए अदालत में, तो अदालत उसे 1 महीने की सजा दे सकती है उस व्यक्ति को कि सम्मन नहीं स्वीकार किया। अब इन लोगों ने तो 7-7 बार सम्मन नहीं स्वीकार किया। अरविंद केजरीवाल ने 4 बार सम्मन नहीं स्वीकार किया। अच्छा, अब ऐसी बात नहीं कि अरविंद केजरीवाल केंद्रीय संस्थाओं के बुलाने को जाते ना हो, सीबीआई के बुलाने पे गए थे वो। सीबीआई के बुलाने पे अरविंद केजरीवाल ने दफ्तर में गए, 9-10 घंटे पूछताछ की गई उनसे और लौट के आ गए। ईडी के संबंध में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ईडी से शुरू में सवाल पूछे थे, बताइए आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं, बताइए ना हमें, आप हमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से बुला रहे हैं, आप हमें मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, कि अभियुक्त की हैसियत से बुला रहे हैं, कुछ बताइए। तो उनके सवालों का ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तो एक तरह की, एक धीरे धीरे ये एक कानूनी लड़ाई का रूप ले रही है, एक कानूनी विवाद का रूप इसमें आ रहा है, और उसके कानूनी पक्षों के ऊपर भी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। और अगर इतना आसान होता ईडी के लिए, तो अभी तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया होता। इसमें कुछ तो ऐसा पेच है, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं उसमें बहुत ज्यादा निर्णायक ढंग से कोई बात नहीं कह सकता। इसमें कुछ तो ऐसा पेच है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को फंसा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अंततः अरविंद, अगर वो गिरफ्तार करना चाहेंगे, अंततः अरविंद को गिरफ्तार कर लेंगे, उस सोरेन को भी गिरफ्तार कर लेंगे, वो तेजस्वी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, ये सब गिरफ्तारियां हो जाएंगी, और इन लोगों को जेल में रहकर ही अपनी राजनीति करनी पड़ेगी। उसकी इन्होंने तैयारी भी कर ली है, मैं ये मानता हूँ, तैयारी पूरी हो चुकी है तीनों तरफ, बिहार में भी, झारखंड में भी, और दिल्ली में भी। मैं प्रोफेसर एक चीज एक जरूर फंसा हुआ है। जी, मैं एक चीज और पूछ लूं, ये जो राम मंदिर वाला उद्घाटन हो रहा है, वो केवल बीजेपी ने, वो केवल नरेंद्र मोदी शो हो रहा है, वहां पे जो पोस्टर लग रहे हैं
जो शुरू में लगे थे उसमें थोड़ा हमारे योगी जी की बड़ी पोस्ट था, उसको उतारा गया। अब केवल मोदी जी की फोटो और राम भगवान की कोई फोटो नहीं, और मंदिर प्रतीक के रूप में मंदिर, और शायद कहीं कहीं छोटी फोटो बाहर योगी जी की लग रही, नहीं तो केवल मोदी जी। दूसरा मैं एक और देखिए मैं इसमें बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। आप जी कुछ राम मंदिर के बारे में और मोदी जी के संबंधों के बारे में कोई भी चर्चा करते समय चंपत राय जी का वक्तव्य जरूर याद कर लीजिए। आप उसी की रोशनी में सारी चर्चाएं कीजिए। ये मैं मजाक में कटाक्ष में नहीं कह रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की योजना है कि वो मोदी जी को एक अवतारी पुरुष के रूप में पेश करें, उनको दैवी शक्तियों से संपन्न व्यक्ति के रूप में पेश करें, उनको एक एम्फीबियस, अंग्रेजी में शब्द है एम्फीबियस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि जल और थल के ऊपर समान रूप से विचरण करता है। आपने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास पढ़ा होगा पाथेर दावी, पथ के दावेदार, जो बहुत ही क्रांतिकारी उपन्यास माना जाता है। उसका हीरो है, शरद चंद्र जी कहते हैं कि वो एम्फीबियस है, तो जल और थल के ऊपर जो है समान रूप से विचरण करता है, इतना शक्तिशाली पुरुष है। तो मोदी जी इस रूप में अपनी छवि पेश कर रहे हैं। वो सब लक्षद्वीप का जो फोटोशूट है और हवाई जहाज में जो तेजस उन्होंने उड़ाया, उसके पायलट की पोशाक पहने हुए जो उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं, और फिर वो पहाड़ों के ऊपर तपस्या करते हुए, गुफाओं में तपस्या करते हुए, ये सब जो पूरी तस्वीरें हैं, मतलब ये तस्वीरें उन्हें एक दैवी शक्ति से संपन्न व्यक्ति के रूप में पेश कर रही हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि 2024 के बाद में देश में मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इसकी, मैं फिर कह रहा हूं, ये व्यंग और कटाक्ष नहीं है, ये बाकायदा एक गंभीर राजनीतिक समीक्षा है। देश की राजनीति कहां जा रही है, ये एक दिशा है कि ये लोग जो है धीरे धीरे राजनीति को, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री है जो 2 चुनाव जीत चुका है, तीसरा चुनाव जीतने जा रहा है, उनकी निगाह में उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है तीसरा चुनाव जीते, उसका फेट, उसकी भाग्य में लिखा हुआ है, तीसरी भाग्य रेखा है उसकी। जी जी बोलिए। जी मैं प्रो साहब एक चीज और देख रहा था, ये जो लक्षद्वीप में गए और फिर ये वहां पे पानी में कुछ अंडर वाटर करने की कोशिश की है, मुझे पहली बार ऐसा लगा, पहली बार नहीं कई बार लगता है, इस बार लगा ये जो राहुल गांधी कूदे थे समुद्र में ना, वो तो सीधे कूद गए थे, और फिर उस समय ये कहीं रिएक्शन, वो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिशन आता है। अच्छा राहुल, इनके भक्त लोग आपको सुन के, मतलब मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है, राहुल गांधी को पीपीएल है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस है उनके पास। अब इनके भक्त लोग कह रहे थे कि मोदी जी को देखा हाथ छोड़ के हवाई जहाज चला रहे थे, जैसे हम लोग के समय जो कुछ लड़के होते थे जो हाथ छोड़ के साइकिल चलाते थे हमारे, और मतलब कभी कभी हम लोग भी प्रैक्टिस करते थे, हम 10-5 मीटर चलाते थे, कुछ इसमें बहुत अव्वल होते थे। तो बताया गया, भक्तों ने कहा कि देगा मोदी को हाथ छोड़ के हवाई जहाज चला रहे थे। तो अब ये कंपैरिजन जब होने लगेगा तो मालूम नहीं, जैसा आपने कहा, मैं एक चीज जरा और आपसे कर लूं, क्योंकि ये बात राहुल गांधी की अब आ ही गई है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसका रूट आ गया। वो 15 जिले हैं, उसमें से 66 दिन वो रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने उसको देखा और मुझे लगा, जो भी इसको प्लान कर रहा है, उस 66 दिन में राहुल गांधी 33 दिन इंडिया गठबंधन के प्रदेशों में, मैं जब इंडिया गठबंधन बोल रहा हूं जहां पे वो जूनियर पार्टनर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र, इस जगह वो 33 दिन है, 33 दिन वो वहां पे हैं जहां पे कांग्रेस का सीधे सीधे मतलब बीजेपी से मुकाबला है। अब मुझे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन क्या इस भारत जोड़ो यात्रा को ओन करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 11 दिन है, अगर अखिलेश यादव जी क्या उसमें अपनी ताकत भी लगाएंगे, क्योंकि अगर अखिलेश यादव जी अपना कंधा जिसको कहते हैं ना लगा देंगे, तो वो 1+1 नहीं, 1+1 11 हो जाएगा। ममता बनर्जी जी मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मुझे तो इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर इंडिया गठबंधन के लोग ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और इस यात्रा के साथ में यात्रा जब उनके प्रदेशों से गुजरेगी तो उनके साथ में उनको सहयोग नहीं दिखाई पड़ता है उनका, तो ये वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। ये यात्रा जो प्रभावी शक्ति है, भले वो कांग्रेस हो या ना हो, उसके चांसेस में, उसके चुनाव जीतने के मौके में बढ़ोतरी करेगी। और अखिलेश यादव की जो भी राजनीतिक समझ हो, वो इसको समझ, मुझे नहीं लगता कि वो इस मौके को मिस करेंगे या इस मौके को चूकेंगे। वो जरूर देखिए, ये एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा
चुनावी रोड शो होने जा रहा है। जी इतना बड़ा कभी नहीं हुआ दुनिया में, इतना लंबा, इतने दिन तक चलने वाला कोई रोड शो 1-2-3 घंटे का होता है। और उसके अंदर भी वो उसमें भी गतिशीलता बहुत कम होती है उसके अंदर। इसके अंदर गतिशीलता बहुत रहेगी, इसके अंदर एक तरह का तुरंत आवेग रहेगा इसके अंदर। वो जो ऐसे रोड शो में नहीं, रोड शो धीमे धीमे चलता है, फूल मालाएं फेंकी जाती, ये अलग तरीके की चीज होगी। तो इससे तो कार्यकर्ताओं को बड़ा उत्साह मिलेगा, और समाजवादी पार्टी जब उसमें शामिल होगी तो अपने झंडे के साथ भी शामिल हो सकती है। भाई समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लाल टोपियां लगा के उसमें शामिल होंगे। उन्हें राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाने की जरूरत है। वो चाहे तो अखिलेश भी वहां पे होंगे तो अखिलेश जिंदाबाद के नारे भी होंगे, और राहुल गांधी और अखिलेश दोनों मिलकर चलेंगे। दोनों साथ साथ गठजोड़ भी कर चुके हैं, पहले चुनाव साथ साथ मिलकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो लगभग तय है कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस साथ गठजोड़ होना ही होना है। बहस तो केवल इस बात की है कि मायावती का होगा कि नहीं होगा उनसे। जो राष्ट्रीय लोकदल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, जयंत चौधरी वाला, उसका भी गठजोड़ होना लगभग तय है। तो ये तो सारा फोरगॉन कंक्लूजन है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें इन लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये इन लोगों के लिए लाभकारी बात है, क्योंकि ये कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम है। तो जरूरी नहीं कि हर पल वो उसके साथ रहें, पूरे 33 दिन उसके साथ रहें, लेकिन कुछ मौके उन्हें चुनने होंगे जिन मौकों पर वो उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ये उनके लिए भी फायदेमंद है और कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद है। अगर कांग्रेस का कुछ फायदा होता है उसकी चक्कर में दो की बजाय 2-3-4 सीटें, 2-3 सीटें, एक आध सीट कांग्रेस की बढ़ जाती है, या वो अच्छी टक्कर में कांग्रेस आ जाती है, इससे तो कुल मिला के जो गैर भाजपा राजनीति है उसी को उछाल मिलेगा। जी जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज दर्शकों को भी बता दूं, ये यात्रा सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में रह रही है, 11 दिन। और एक चीज और है, जिसने भी इसका प्लान किया है रूट, वो यात्रा सासाराम से यूपी में घुस रही है, चंदौली होते हुए बनारस, और वो यात्रा रायबरेली और ये सब करके फिर वो लखनऊ आके शाहजहांपुर होके बरेली चली जा रही है, अलीगढ़। वो यात्रा कहीं पे भी अखिलेश यादव जी का जो प्रभाव क्षेत्र है, वो मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, उसमें नहीं जा रही है। और अच्छा काम, ठीक काम कर रही है, क्योंकि वहां जब ताकत है तो वहां उस ताकत को और क्या, वो आजमगढ़ नहीं जा रही है। तो मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये जिसने भी प्लान किया है उसने उस जगह से यात्रा को घुमा रही है जहां पे कंपेरेटिवली वो उस तरह का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। मैं एक चीज प्रोफेसर साहब इस पे भी एक दिमाग दे दीजिएगा, एक चीज और जरा आपसे ये भी, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो भले ही टोकनिज्म हो, लेकिन कम से कम 5 उत्तर पूर्वी के राज्यों में अगर ये यात्रा जा रही है तो एक बड़ा संदेश भी है कि जो एक इंक्लूसिव भारत, एक पूरा समन्वय के साथ भारत को चलाने की जो सपना है, उसका भी कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है बिना कुछ कहे। देखिए, समावेशी भारत की बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं उसको और ज्यादा ठोस राजनीति के साथ जोड़ूंगा। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तिकड़मों और दल बदल का सहारा लेकर कांग्रेस के हाथ से उत्तर पूर्व छीन लिया है तकरीबन। और वो कांग्रेस में भाजपा के नाम पर जो सीटें, जो लोग राज कर रहे हैं उत्तर पूर्व में, वो लोग जानते हैं वो आरएसएस की कतारों से नहीं आए हैं, वो दरअसल पूर्व कांग्रेसी हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री भी वहां पे पूर्व, देखिए असम का मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेसी, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेसी, मणिपुर का मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेसी, ये सब भाजपा के मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेसी है। इसलिए कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो उत्तर पूर्व, असम का मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेसी, वही मैं कह रहा हूं, असम का मुख्यमंत्री, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री, मणिपुर का मुख्यमंत्री, जी हाँ, तीनों के मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेसी। तो मिजोरम, ऐसी स्थिति, मिजोरम, जी जी, ऐसी स्थिति, हाँ वो भी, लेकिन वो भाजपा के नहीं है उस तरीके से, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं वहां पूर्व कांग्रेसी ही हुकूमत कर रहे हैं वहां पर। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को उत्तर पूर्व में अपने आप को, अपनी उपस्थिति दिखाना ही चाहिए थी। ये भी कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, ये लोगों को बताया कि उसने उत्तर पूर्व को छोड़ा नहीं है। इसीलिए मणिपुर से जब वो शुरुआत कर रहे हैं, और मणिपुर एक ऐसी जगह है जहां भाजपा ने जितने गलत तरीके से और खराब तरीके से मणिपुर की समस्या को बिगाड़ा है वहां पर, और जिसका पहला नुकसान मिजोरम में हो चुका है भाजपा को, जी, जी। वो मुझे लगता है कि ठोस राजनीति के लिहाज से भी एक अच्छा कदम है। मैं बस चलते चलते प्रोफेसर साहब, एक चूंकि ये बात तो आ गई और मेरे दिमाग में, अभी मिजोरम के चीफ मिनिस्टर दिल्ली आए थे 2-4 दिन पहले, प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री सबसे मिले।
उनसे कहा गया था, ये कहा गया है कि मिजोरम का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, उसकी फेंसिंग कराइए, जो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी भी हालत में ये फेंसिंग नहीं होगी। जब देश आजाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने इस हमारी कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया था, कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं, और ये फ्री पैसेज एक उसमें ट्रीटी में वो है, फ्री पैसेज कुछ है, एफपीसी या एफपीएल का है, वो है कि वो 16 किलोमीटर हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम उनके यहाँ जा सकते हैं। मैं इसको नहीं करूँ, तो मैं देखिए इस बात पे टिप्पणी उनका यहाँ तो पे जा रहा मुख्य हूँ। एजेंडा ये है, वो उन्होंने मना ठीक कर दिया। उनका तो मुख्य एजेंडा ये है कि जो मणिपुर के कुकी हैं और मिजोरम के मिजो हैं और जो बर्मा में या म्यांमार में चिन लोग रहते हैं, चिन, कुकी और मिजो को का एकीकरण किया जाए और एकीकरण करके एक विशाल भूभाग तैयार किया जाए जहां पर ये लोग रहें, मतलब एक एकताबद्ध हो। हालांकि ये व्यवहारिक रूप से संभव आज नहीं लगता है आज की तारीख में, लेकिन इसी एजेंडे पे वो चुनाव लड़े हैं। और जब उन्होंने ये एजेंडा पेश किया था तो मिजो नेशनल फ्रंट को भी अपना एजेंडा बदल के इसे अपनाना पड़ा। लेकिन वो चूंकि मणिपुर वाले सवाल के ऊपर वो भाजपा के साथ रहने की बदनामी नहीं झेल पाया और चुनाव हार गया बुरी तरीके से। अगर मणिपुर में भाजपा ने ये सब नहीं किया होता तो मिजोरम में इस तरह की सत्ता का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच।